प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है। वंदन है आज के सत्र में। और आज के सत्र के प्रारंभ करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर, शांत। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी हो। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। देखिए आपका शरीर किस प्रकार से बैठा हुआ है, किस मुद्रा में है। अपने शरीर को चारों तरफ से देखिए। जब ऐसा लगे आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत हो गया है, तब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने श्वास पे लाइए। धीरे धीरे अपनी चेतना को श्वास पे लाइए। श्वास के आरोहण अवरोहण को, श्वास के लेने छोड़ने को आप एक दृष्टा की भांति देखिए। उसके नेचुरल रिदम को तोड़ना नहीं है, वही रखना है। आप उसमें कोई चेंज मत कीजिए। जैसा चल रहा है वैसे ही देखिए। आप वॉच कीजिए। कोशिश कीजिए कि दोनों श्वास के बीच जो अंतराल है, यानी जब सांस लेते हैं और उसके बाद जब छोड़ते हैं, तो दोनों के बीच में जो एक पॉज, एक नेचुरल रिटेंशन है, एक प्राकृतिक पॉज है, कुंभक है, उसके प्रति सजग बनेंगे। सांस को जानबूझ के नहीं रोकेंगे। बस जो नेचुरली आप देख रहे हैं, सांस लेने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आप श्वास रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आप रुकते हैं, फिर लेते हैं। इस अंतराल के प्रति सजग बनेंगे। मानसिक रूप से आप तैयार होंगे। अब हम लोग त्राटक का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो जो लोग त्राटक के लिए त्राटक का स्टैंड और कैंडल लेके आए हैं,
या अपने सामने रखे हैं वो अपनी कैंडल जला ले। ध्यान रहे जो ज्योति है वो आपकी आंख के सीध में होनी चाहिए। जहां आप बैठते हैं ठीक आंखों के सामने फ्लेम होना चाहिए। तो ऐसा सेटल करें कि एक हाथ की दूरी पर आप कैंडल की फ्लेम को एडजस्ट करें। कोई दिया भी चलेगा। अब धीरे धीरे अपनी नजर को उस फ्लेम पर केंद्रित करें। खुली आंख से आपको 3 मिनट तक फ्लेम को देखना है। आप पलक झपक सकते हैं। आंखों को बहुत स्ट्रेन नहीं देना। आंखें को तरेरना नहीं। रिलैक्स आई से आप जैसे कोई सुंदर वस्तु देखते हो वैसे ही इस दीप शिखा को निहारिए। आप देखें ये जो फ्लेम है उसकी खूबसूरती, उसकी 3 लेयर्स ऑफ लाइट को देखिए। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये फ्लेम 3 लेयर्स में दिखाई पड़ेगा। आपको इस तरह से करना है कि केवल फ्लेम ही आपको दिखे। आप ना तो कैंडल देखें ना पीछे का बैकग्राउंड देखें और कोई चीज नहीं, केवल और केवल फ्लेम देखें। सिर्फ और सिर्फ फ्लेम। 2 मिनट इस अभ्यास को और कीजिए। केवल फ्लेम। बहुत
ध्यान से निहारिए जैसे कोई दिव्य सुंदर वस्तु निहार रहे हो। आप पलक न रखें, आप पलक झपकते रहें। आंखें स्ट्रेन न करें, ब्लिंक करते रहें। रिलैक्स रखें, आई मसल्स रिलैक्स रखें। 1 मिनट और देखें। 1 more minute। ध्यान पूरी तरह से ज्योति पर हो और कहीं नजर ना जाए। दृष्टि बिल्कुल स्थिर, एकाग्र। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाउ क्लोज योर आइज। अब जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर में इस फ्लेम का एक रिफ्लेक्शन आपके रेटिना पर आएगा। इस फ्लेम का एक रिफ्लेक्शन आपके रेटिना पे आएगा, जैसे कोई छोटी सी ज्योति, बिल्कुल जैसे चावल के दाने जैसी छोटी कोई आकृति सी उभर कर। जब भी आप कोई ल्यूमिनस चीज देखते हैं तो रेटिना पर उसका इंप्रेशन थोड़ी देर बना रहता है। ये बायोलॉजिकल साइंटिफिक थ्योरी है। पर आप अत्यधिक उत्तेजित होंगे तो शायद ना दिखे। ओवर एक्साइटमेंट में नहीं दिखता है, ओवर अवेयरनेस में भी नहीं दिखता है। बस मन को शांत, ढीला, रिलैक्स और सामने बंद आंखों से सामने देखें। अपने आप ये रिफ्लेक्शन सामने आ जाएगा। जिनका नहीं आ रहा है वो कल्पना करें ज्योति स्वरूप का, वो विजुअलाइज करें। और जिनका आ गया सामने, उनका शुरू होता है रियल त्राटक, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर त्राटक। जिनका ये रिफ्लेक्शन आ गया, वो बिना आंखों को स्ट्रेन किए, स्ट्रेस किए, बस धीरे से उसको देखें। संभवतः ये रिफ्लेक्शन स्थिर नहीं रहेगा, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करेगा, कलर चेंज करेगा। लेकिन आप इसके लीला को माया की लीला समझते हुए सामने देखें। इसका पीछा करेंगे तो ये लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए अपनी नजर को सामने ही रखें। ये रिफ्लेक्शन बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा। जिस आकृति को आपने आखिरी बार आंखें खोल के देखी थी, वही आकृति, उसी का रिफ्लेक्शन सामने आएगा।
30 सेकंड से 2 मिनट तक यह अनुभूति रहती है। लेकिन यदि आप एकाग्र होते हैं तो यह त्राटक की अवस्था बहुत लंबी हो सकती है। यदि धीरे धीरे वो विलुप्त होता जा रहा है तो आप परिकल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए फ्लेम को। अब हम लोग एक बार फिर से त्राटक का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और पुनः ज्योति स्वरूप पर, कैंडल फ्लेम पे फोकस कीजिए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इस बार 2 मिनट करेंगे केवल बाहरी त्राटक, और उसके बाद अंतर त्राटक करेंगे। 2 मिनट बड़े ध्यान से दिए की लौ को देखिए। लौ पर मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। सिर्फ लौ ही दिखे और कुछ नहीं। कोई बैकग्राउंड या बेस ना देखें, सिर्फ लौ को देखें। ओनली वॉच द फ्लेम, gaze on the flame. Fix your gaze in a such a way that your eye muscles are relaxed and the mind is calm. आपका मन शांत है, आपकी दृष्टि एकाग्र है। आप लौ को लगातार देख रहे हैं, इस तरह से जैसे मानो लौ, यह ज्योति आपके भीतर उतरती जा रही हो। आप ज्योति के साथ एकाकार होते जा रहे हैं। एक मिनट अभ्यास को और करें। पूरी तल्लीनता के साथ आप इस ज्योति के साथ एकत्व, एक हो जाएं। आप और ये सामने की ज्योति, लव, एक हो जाएं।
अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों में सामने की ओर नजर रखिए। आई मसल्स रिलैक्स रखिए। मन शांत रखिए। सामने देखेंगे तो धीरे से यह रिफ्लेक्शन, ये फ्लेम का एक शैडो सामने आ जाएगा। ओवर एक्साइटमेंट में कई बार नहीं आता है। मन शांत रखें। आई मसल्स नॉर्मल रखें। यदि तब भी नहीं आ रहा है तो आप विजुअलाइज कीजिए। नजर सामने रखिए। With the closed eyes, you're watching the reflection of the flame without straining your eyes. Just keep on watching, observing in your front with the closed eyes. Probably you will find a reflection of flame, a shadow, which is very similar but a smaller version of flame. You may feel it changes its color, it moves left or right, up and down. Do not change your eye position. Keep your eyes strictly in your front, watching the front. This is the Tratak. ज्योति स्वरूप की परिकल्पना करते हुए अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और साथ साथ शांति पाठ करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल लें।
आप लोग का पुनः स्वागत है आज के सत्र में। आज आप लोगों ने त्राटक का अभ्यास किया। त्राटक का अभ्यास मन के एकाग्रता को लाने के लिए जबरदस्त अभ्यास है। इससे न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी मेमोरी पावर, स्मृति शक्ति इनहेंस होती है। त्राटक करने से आपकी आज्ञा चक्र स्टिमुलेट होती है और बायोलॉजिकली आपका पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। ऐसा होने से आपके हार्मोन्स का स्राव संतुलित होता है और आप मानसिक रूप ही नहीं बल्कि आप शारीरिक रूप से भी बहुत संबल और आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होती है। इसलिए आप त्राटक का अभ्यास अवश्य करें और आप बच्चों को भी सिखाएं। 5 साल से बड़े उम्र के बच्चे इस त्राटक को कर सकते हैं और यदि वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप उनके पढ़ाई में और उनके रुझान में आप अंतर महसूस कर सकते हैं बस 2 से 3 सप्ताह में। इसलिए बच्चों को जरूर सिखाइए, खुद भी कीजिए, सभी को कराइए। ये अभ्यास पूरे परिवार के लिए, बाल बच्चों से सहित बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी, जो मेमोरी लॉस इत्यादि समस्याओं से पीड़ित है, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और प्राचीन काल से, हजारों साल से पूरे पृथ्वी पर हर कबीलों में, हर धर्मों में यह प्रयास या प्रयोग किया जाता रहा है। यह प्राचीनतम प्रयोग है। इस प्रयोग को हम लोग सबको करना चाहिए। अब आइए हम लोग वापस नाद योग पे आए। नाद योग के लिए एकाग्रता तो चाहिए, लेकिन जो सबसे पहले चाहिए वो है मुमुक्षु, जिसके विषय में हमने बताया कि किस प्रकार से ये नाद मार्ग का प्रारंभिक दीक्षा है। मुमुक्षुत्वम नाद मार्गस्य प्रथम दीक्षा। उसके बाद मैंने बताया कि मुमुक्षु में एकाग्रता भीतर होती है। आत्म दीक्षा, एकाग्रता आत्म दीक्षा होती है। उसके बाद मैंने आप लोग को 7वें सूत्र में मुमुक्षोः संवेगः संयमेन सीमितः, और उसमें बताया कि संयम किस प्रकार से संतुलित होना चाहिए। 8वें सूत्र में हमने सत्संग, स्वाध्याय और मनन के विषय में आपको बताया कि ये आपके मुक्ति की अभिलाषा को बलवती करती है, स्ट्रेंथन करती है। सत्संग, स्वाध्याय और मनन से आप अपने यात्रा को और आध्यात्मिक यात्रा को और शक्तिशाली बनाते हैं। संवेग पर बात करते हुए 9वें सूत्र में यह बताया गया कि किस प्रकार से संवेग नादाग्नि को, नाद की अग्नि को प्रेरित करता है और तीव्र करता है। इसके साथ ही मैंने पिछले सत्र में आपको प्रार्थना के बारे में विशेष रूप से बताया था कि किस प्रकार से हम प्रार्थना करें और प्रार्थना कितना शक्तिशाली हो सकता है। नाद साधकों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। केवल नाद साधक ही क्यों, जीवन में सभी व्यक्तियों को, चाहे वो भगवान को माने या ना माने, अध्यात्म में चले या ना चले, अगर आप अंतरिक्ष से आप सहायता के लिए हाथ फैलाते हैं, आप किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्मावलंबी और किसी भी विचारों को पोषित करते हो, अगर आप हाथ फैला करके आर्त स्वर में प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। हाँ, ये जरूर है कि उसकी पूर्ति ईश्वर अपने तरीके से करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे गुरु नाद साधना के लिए एक अनिवार्य सीढ़ी होती है। जिस प्रकार से सीढ़ी पे चढ़ते हुए आप छत पे जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हुए आप परमात्मा तक जाते हैं। तो गुरु आपके वाणी, आपकी दृष्टि, आपके मौन के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। उसके बाद हमने संयम के बारे में बताया था कि संयम आ, ये आपके अंदर उस मर्यादाओं को उत्पन्न करता है जो आपको
ध्यान में आगे बढ़ाता है। और श्रवण संयम जो नाद के अंदर में दृढ़ता लाता है, आपके भीतर जो दृढ़ता आती है, दृढ़ भूमि उत्पन्न होती है, वो लगातार नाद को सुनने से ही आती है। और आगे सूत्र कहता है कि जब आप तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो आपकी साधना शुद्ध होती है, आपका शरीर शुद्ध होता है, आपका मन शुद्ध होता है, आपकी बुद्धि। ये तप बहुत आवश्यक है, मैं इस पे सबसे ज्यादा जोर देता हूं। तप इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप ये जितना ज्यादा करते हो अपने जो एक कंफर्टेबल जोन से निकल करके जितना आप प्रयासरत होते हो, उतनी आपकी क्षमताएं, उतना आप ज्यादा डिजर्व करने लगते हो। तो तप को जरूर समझे आप, अपने शरीर मन को शुद्ध बनाएं। और जो नाद साधना के लिए जो तप इस सूत्र में बताया गया है, वो है नियमित दिनचर्या, उपवास और सात्विक आहार विहार। इस विषय में भी पिछले सत्र में मैंने विस्तार से बताया आपको कि नियमित दिनचर्या क्यों चाहिए, उपवास यानी इंद्रिय संयम क्यों रखना चाहिए, और आपकी शुद्ध जीवन शैली से यानी सात्विक आहार विहार से आपको क्या लाभ मिलते हैं। ये लाभ केवल आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं है। जीवन में आप कुछ भी पाना चाहते हैं, आप बड़े मैनेजर एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर और किसी भी प्रकार के उच्च स्तरीय डिजिग्नेशन में जाना चाहते हैं, तब भी ये सारे नियम आपके जीवन में काम आने वाले हैं। यदि आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है, तो जीवन में कुछ भी उपलब्ध, कोई भी लक्ष्य आप पा नहीं सकते। यदि आप में इंद्रियों का संयम नहीं है, तो छोटी छोटी मुश्किलें आपको बिगाड़ देगी, आपको आपके लक्ष्य से विपरीत कर देगी। बल्कि सात्विक आहार विहार आपके जीवन को संबल देता है, स्ट्रेंथ देता है, और ये आपके भीतर उस प्रकाश को या उस सामर्थ्य को उत्पन्न करता है जिससे आप मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए एक नाद साधक सदैव नियमित दिनचर्या, उपवास और सात्विक आहार विहार को अपनी जीवन शैली बनाता है। अब आज हम लोग जो सूत्र पढ़ने वाले हैं, वो तप के फल को पढ़ने वाले हैं कि तपस जब आप करते हैं तो फल क्या होता है। आप मेरे पीछे दोहराएं, 2 बार आप दोहराएंगे। तपसः फलम एकाग्रता। जब आप इस प्रकार से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आप जब तपस करते हैं, तो एकाग्रता विकसित होने लगती है। देखो, एकाग्रता केवल आंखों की या मन की एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता के लिए आपके प्राण का ऊर्ध्व होना जरूरी होता है। जब आप बहुत ज्यादा एकाग्र होते हैं, आप देखेंगे कि आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, काया स्थिर हो जाएगा। कभी आपने देखो, बहुत एकाग्र होगे तो आपका सांस धीरे 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 कुंभक में आने लगेगा। एकाग्रता में ऐसा नहीं है कि केवल आप मन से लगते हो, आपका शरीर, आपका श्वास, आपके प्राण, सब में एक रूपांतरण होता है, सब में एक बदलाव होता है। आप कभी देखना, आप एकाग्र होते हो, और इसके लिए मैं अक्सर ये एग्जांपल देते हैं, हम मैं देता हूं कि अगर आप छोटी सी सुई के अंदर से धागा निकाल रहे हो, पिरो रहे हो, तो आप देखना, अगर ये बहुत मुश्किल है आपकी आंखों के लिए, बहुत ध्यान से आप सुई से धागा पिरो रहे हैं, सुई के छेद में धागा डाल रहे हैं, तो आपकी स्थिति क्या होती है, आपकी सांस की स्थिति क्या होती है? कभी आपने गौर किया है कि आपकी सांस क्या की स्टेट क्या होती है? आपका ऑलमोस्ट सांस रुक जाता है, आपकी बॉडी बिल्कुल स्थिर हो जाती है, आपका बॉडी खास मुद्रा धारण कर लेता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एकाग्र होते हो, तो आपकी एकाग्रता,
आपके शरीर में कई प्रकार के रूपांतरण लाती है। आपका शरीर, आपका प्राण, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, सब एक खास स्वरूप में परिणत होने लगता है। तो एकाग्रता केवल मन का सूचक नहीं है, बल्कि उसके लिए आपके शरीर भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। कई बार आपका मन भी होता है कि एकाग्र होकर के हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके प्राण शुद्ध नहीं है, आपका शरीर तैयार नहीं है। अगर आप मान लो बहुत उल्टा सीधा खाना खाते हो, बहुत बेतरतीब रहते हो, आप कोई सात्विक जीवन शैली का पालन नहीं करते हो, कोई दिनचर्या का पालन नहीं करते हो, और आप सोचते हो कि मैं बैठूं मेडिटेशन में और मन मेरा एकाग्र हो जाए, नहीं हो पाएगा। ये सब जुड़े हैं आपस में। आप अफलातून होकर के कुछ भी करके जैसे तैसे जीवन को रख करके आप ध्यानी ज्ञानी नहीं हो सकते हो। आपको जीवन को संयमित करना होगा, अपनी दिनचर्या को सुंदर बनाना होगा, सात्विक होना होगा। यही तरीका है। हर चीज अपने तरीके से होता है। तो जब आप तपस्या करते हो, जब आप अपने भीतर तपश्चर्या को लाते हो, तो एकाग्रता अपने आप निकल के आती है। एकाग्रता के लिए प्रयास नहीं करनी पड़ती है। एक तपस्वी व्यक्ति आंख मूंद करके बैठता है और उसका ध्यान लग जाता है। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक भोगी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो दिनचर्या को कभी पालन नहीं करता, नियमों को पालन नहीं करता, सात्विक नहीं है, ऐसा व्यक्ति बार 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 प्रयास करके एकाग्रता को जमाता है। एकाग्रता टूटता है, जमाता है फिर टूटती है, फिर जमता है फिर टूटता है। फिर आप पूछते हो, गुरुजी मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत करने के लिए जो आपको अपने शरीर में माहौल बनाना चाहिए, वो आप कहां कर पा रहे हो? आप अपने मन को माहौल नहीं दे रहे हो ना, कि मन की एकाग्रता पल्लवित पुष्पित हो सके उसमें। भाई जब एक पौधा को रोपते हो तो पौधे को खाद पानी देते हो, मिट्टी लगाते हो, कुछ उसकी व्यवस्था करते हो ना। अगर अपने जिंदगी में ध्यान उगाना चाहते हो, ध्यान की खेती करना चाहते हो, तो उसको अच्छी भूमि दोगे, खाद दोगे, पानी दोगे। और अगर वो नहीं दोगे तो फसल कैसे होगी? आप सोचते हो केवल बीज जमीन में रोपने से वो फसल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप ध्यान पे बैठ जाओगे, ध्यान नहीं लग जाएगा आपका। उसके लिए पूर्वाभ्यास, पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हम लोग खेती करने से पहले जमीन को तैयार करते हैं, हल चला करके उसके अंदर की मिट्टी को ढीला करते हैं, जो खरपतवार है, घास वास हटाते हैं, है ना, खाद वाद देकर भूमि को तैयार करते हैं, तब जाकर के बीज डालते हैं। ही करते ना, खेती करने वाले लोग समझते होंगे मेरी बात को, जिसने खेत देखा है। उसी प्रकार से हमारे मन की एकाग्रता यूं ही नहीं आती है। आपको अपने भीतर में संयम, आपको अपने भीतर में नियम, आपको अपने भीतर में तपस्या इत्यादि को लाना चाहिए। जब आप इन चीजों को लाते हैं, तब आप फल के रूप में एकाग्रता पाते हैं। तपस्या का रिजल्ट है एकाग्रता। तपस्या करने से रिजल्ट आने लगता है, मन अपने आप ब्रह्मरंध्र में स्थिर होने लगता है। अब आप मेरे पीछे दोहराएंगे 17वें सूत्र के लिए। एकाग्रता नाद श्रवणस्य नेत्रम। अब इस सूत्र में बताया गया है कि एकाग्रता के क्या लाभ हैं आपको। अगर आप एकाग्रता, तपस्या के और संयम और तपस्या से जब आप एकाग्रता पाते हैं, उस संयम और तपस्या से प्राप्त एकाग्रता से आपको क्या लाभ होता है, एकाग्रता क्यों चाहिए। तो एकाग्रता को डिफाइन करते हुए, इस सूत्र में डिफिनेशन देते हुए, परिभाषा बताते हुए एकाग्रता के बारे में कहा जाता है कि यह एकाग्रता आपके वाइब्रेशन को समझ सकती है, देख सकती है, दृष्टा बन पाती है।
एकाग्रता ही दृष्टा बन पाती है आपके सूक्ष्म स्पंदनों का। देखो, जब आपका मन बहुत व्यग्र होगा, एकाग्रता का विपरीत होता है व्यग्रता। एकाग्रता और व्यग्रता, उसका जो अपोजिट जो होता है ना, विलोम, एंटीनोनिम, तो वो होता है व्यग्रता। एकाग्र और व्यग्र। व्यग्र मतलब जब आपका मन बिखरा हुआ है, कई चीजों पर है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यग्र। जैसे आप सब लोग कहा है, उसको बोलेंगे व्यग्र। एकाग्र मन यानी एक ही चीज पर जब अग्रता, यानी आपका ध्येय, आपका ध्यान रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं एकाग्र। तो एकाग्रता और व्यग्रता, ये दो विपरीत शब्द हैं। तो व्यग्र मन जब होता है आपका, जो कि सभी लोगों का साधारणतः होता ही है, आप लोग व्यग्र ही होते हो, तो उस बिखरे हुए मन में हम्म, आप नाद के प्रति जो एक दृष्टापन है, वो नहीं ला पाते। आप किसी वजह से, किसी कृपा दया से नाद हल्का फल्का भीतर सुन भी लो, तो भी आप उसके स्रोत तक नहीं जा पाओगे, उसको स्पर्श नहीं कर पाओगे। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हम नाद सुन तो रहे हैं, लेकिन हम उसके सोर्स तक नहीं जा पा रहे हैं, उसको हम स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं स्पर्श कर पा रहे हो आप उसको? उसका उत्तर इस सूत्र में है, क्योंकि आप भीतर से एकाग्र नहीं हो। जब आप एकाग्र होगे, तो आप अपने आप, बिना किसी प्रयास के, आप उसके स्रोत तक, यानी नाद को स्पर्श करने की क्षमता आपको होने लगेगी, नाद को देखने की क्षमता आपको होने लगेगी। इसीलिए नेत्रम शब्द का यहां पे यूज किया गया है। एकाग्रता नेत्र है। नेत्र कहने का मतलब एकाग्रता दृष्टा है, वो देख सकता है। नाद के सुनने को यह एकाग्रता देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि आपका जो दृष्टापन है, आपका जो ऑब्जर्वेंस है, आपका जो केंद्र के प्रति आपका जो स्पर्श है, वो स्पष्ट हो जाता है। अब अगले सूत्र में हम आते हैं। मेरे पीछे दो बार आप दोहराएंगे, रिपीट टू टाइम्स आफ्टर मी। दृष्टि निलय चित्त एकाग्रता। देखो, आज का अभ्यास मैंने यही कराया था। त्राटक के अभ्यास में जब आपकी आंखें कैंडल फ्लेम पे फोकस्ड हो जाती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने भीतर के दरवाजे खोलते हैं। देखो, त्राटक करते हो तो क्या होता है, मैं अब आपको एक गहरा साइंस बताता हूं उसके पीछे। साइंस को समझने वाले लोग, खासकर जो मेडिकल साइंस से संबंधित लोग हैं, मेरी बातों को ज्यादा बेहतर समझेंगे। कभी भी कोई ल्यूमिनस चीज को आप देखते हो, तो आपके रेटिना पर उसका इंप्रेशन पड़ता है। जो इंप्रेशन कुछ सेकंड्स के लिए या 1 से 2 मिनट तक के लिए वो बना रहता है। जब आप त्राटक करते हैं, 2 से 3 मिनट तक लगातार एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, यानी एक प्रकाशवान वस्तु को आप देखते हो, तो क्या होता है कि आपकी जो रेटिना है, उस पर उसका इंप्रेशन पड़ जाता है। और जब आप आंखें बंद करके त्राटक करते हैं, तो वो उस इंप्रेशन के कारण वो वस्तु सामने नहीं भी है, तो भी उसकी छाया हमें, उसकी प्रतिछाया हमें दिखती है। यानी उसका एक छोटा सा स्वरूप जो कि रेटिना पर बन गया है, वो तुरंत नहीं जाता है। और ऑप्टिकल नर्व्स इस प्रकार से फंक्शन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपके सामने ही है, आपकी आंखें बंद है, उसके बावजूद
आपके ऑप्टिकल नर्व्स इस प्रकार के संदेश आपके ब्रेन को भेज रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो क्रिएट हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है कि वो वस्तु सामने ही है। इसलिए आपको एक छोटा सा उसका इंप्रेशन दिखाई पड़ता है। आप में से बहुत लोगों को दिखाई पड़ा होगा। जिन जिन लोगों ने आज त्राटक में ये चीज देखा है, प्लीज एक बार मैसेज करके मेरे को यस कर दीजिए, ताकि आज मैं देख पाऊं कितने लोगों ने ठीक ठीक त्राटक किया। एक बार आप चैट मैसेज में जाकर के आप एक बार ये हमें भेजे लिख के, ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोगों ने, दीप्ति जी ने देखा, राजेश जी ने देखा, नीलू जी ने देखा, संगीता जी ने देखा, श्रीवास्तव जी ने देखा, तो आप में से अमिता ने देखा, और रुति ने देखा, विनोद जी ने भी देख लिया, बहुत बढ़िया। सुचित्रा जी ने भी देख लिया, मीनल जी ने भी देख लिया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आपने देखा, यानी ज्यादातर लोगों ने इस बात को महसूस किया कि ये इंप्रेशन सामने होता है। अब इसके साइंस को समझो। जब ये इंप्रेशन आपके आंखों पे यानी आपकी रेटिना पर बना हुआ है, जबकि वस्तु, आपने आंखें बंद कर ली है, वस्तु नहीं है, तो क्या होता है कि आपके रेटिना से जुड़ी हुई जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वो लगातार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वो वस्तु नहीं है। यानी आपने आंखें बंद करी हुई है, बंद आंखें आपकी बंद है, लेकिन रेटिना आपके जो सिस्टम को इस प्रकार से बनाए हुए हैं कि आपको वो ज्योति, अच्छा, जो अच्छे त्राटक करने वाले हैं उनको तो एकदम लौ की तरह दिखती है। जो लोग रेगुलर त्राटक करते हैं उनको लौ बिल्कुल जैसे वो सामने देखे हैं वैसा ही दिखाई पड़ता है, बिल्कुल जैसे मानो आंख खोल के दिख रहे हो। मुझे भी इसका अनुभव है, मैंने भी कभी किसी उम्र में ऐसा देखा है। जब मैं शुरू शुरू में अभ्यास करता था तो मुझे भ्रम हो गया था कि मेरी आंखें खुली है कि बंद है। मैंने टच करके देखा कि मेरी आंखें बंद है और मैं एकदम हूबहू लौ देख रहा हूं। तो जब आप की आंखें इस प्रकार से हूबहू, यानी आप अगर तर्क करो तो तीन बातें हो सकती है। क्या आपकी स्मृति इतनी शक्तिशाली हो गई हम्म, कि जो स्मृति है वो एकदम स्पष्ट सपने की तरह सामने दिख रहा है, नंबर एक। नंबर दो, कि क्या आपको बिना सेंस यूज किए, बिना सेंस ऑर्गन, बिना आंखों को यूज किए देखने की क्षमता आ गई, या ये आपके विजुअलाइजेशन और ज्यादा परिपक्व हो गई। और इसके जांच में मैंने पाया कि शुरुआत में जब मैं कैंडल फ्लेम पे फोकस करता था तो वो नई कैंडल होती थी और अंत में वो छोटी हो जाती थी। तो जब मुझे पूरा पूरा फ्लेम दिखता था तो मैं एक बार कैंडल फ्लेम को देखा तो फ्लेम की स्थिति लगभग लगभग छोटी, मतलब खत्म होने वाली थी। यानी 45 मिनट लगभग मेरे को त्राटक करते हुए हो गया था। 45 मिनट से मैं अंतर त्राटक कर रहा था और मुझे वो ज्योति दिख रही थी और कैंडल की स्थिति लगभग लगभग खत्म होने जैसी थी। यानी कि बिना सेंसेस, यानी बिना सेंस ऑर्गन्स का यूज किए, बिना आंखों का यूज किए, मैं वास्तव में उस कैंडल और उस कैंडल फिल्म को देख रहा था। ये अवस्था आध्यात्मिक है, यानी ये आपकी ब्रेन पावर यानी स्मृति की शक्ति नहीं है, ये आपके विजुअलाइजेशन की शक्ति नहीं है, कल्पना की शक्ति नहीं है, बल्कि इसको अपरोक्षानुभूति कहते हैं। यानी बिना सेंसेस के आप कोई चीज देख लो, बिना आंखों के आप कोई चीज देख लो, बिना कान के आप सुन लो, तो ऐसी दिव्यता नाद साधक त्राटक करते हुए अनुभव कर सकता है। अब इस सूत्र में यह बताया गया है कि जब आप ये दृष्टि आप किसी बिंदु पर या किसी ज्योति पर एकाग्र करते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना उस बिंदु में लय होने लगती है। और जब ये लय होने लगती है, यानी आपकी बाहरी दृष्टि और भीतर का जो आपकी चेतना है वो उस लयता को प्राप्त होने लगती है,
तो आपके जो बायो न्यूरल बीट्स हैं, जो आपके भीतर के कंपन है, मस्तिष्क तरंगों की जो कंपन है, जो आपके मस्तिष्कीय तरंगे की जो वाइब्स है, कंपन है, जिसको अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा इत्यादि नामों से बुलाया गया है, जिसको हम शास्त्रों में मध्यमा नाद कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये फंक्शनल हो जाता है। इसीलिए हम लोग कई बार नाद साधना करने से पहले त्राटक करते हैं या सुमिरन करते हैं। सुमिरन या त्राटक करने का उद्देश्य यही है कि हम मध्यमा नाद को स्टिमुलेट कर दें। जो ये भीतर का कंपन के साथ हमारी लयता होने लगती है, तब दृष्टा और दृश्य एक होने लगता है, हम लय होने लगते हैं। आप पाएंगे कि जब आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे, तो यही कंपन जो एकाग्रता से उत्पन्न हुआ है, वो आपके भीतर का एक द्वार खोल देता है, एक रास्ता खोल देता है। इसलिए त्राटक केवल मेमोरी इनहेंसमेंट के लिए नहीं, कंसंट्रेशन एंड फोकस को डेवलप करने के लिए ही नहीं, बल्कि ये त्राटक आपके स्पिरिचुअल डोर को भी ओपन करता है, जो आपके भीतर स्पिरिचुअल डोर है। अब आप अगले सूत्र में आएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, 2 बार बोलेंगे मेरे बाद 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। 19th सूत्र है, कायोत्सर्गः देह भानलयः। अब आप देखते होंगे कि जब मैं कभी भी आप लोग को प्रैक्टिस कराता हूं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता हूं, बॉडी को बिल्कुल स्टिल काम करने के लिए करता कराता हूं ना। तो ये क्यों कराता हूं, इस प्रोसेस को कहते हैं कायास्थैर्यम, या एडवांस फॉर्म में कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग कायास्थैर्यम का एडवांस स्टेज है। पहले काया को स्थिर करते हैं। काया को स्थिर करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके और सीधा बैठ जाओ, और धीरे धीरे शरीर को स्थिर कर दो, श्वास पे फोकस करो और शरीर को स्थिर कर दो, जो मैं कराता हूं, दैट इज द डायरेक्ट मेथड। और शरीर बिल्कुल काया स्थिर हो जाएगा। लेकिन एक और मेथड है जिसको हठ योगियों ने अपनाया है। हठ योगी कहते हैं कि काया स्थिर बैठने से केवल आपके नहीं हो जाएगा। आप सोचते हो कि केवल बैठने से, पद्मासन करने से काया स्थिर हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा। आपको बहुत सारे आसन करने पड़ेंगे, सीरीज ऑफ आसन, सैकड़ों आसनों की प्रैक्टिसेस हठ योग में है। सैकड़ों आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, पूर्वोत्तान आसन है ना, भुजंग आसन है, विपरीत करनी आसन है, शीर्षासन है, नाना प्रकार के आसन है। अगर इन आसनों को आप कैटेगराइज करोगे, तो 5 बेसिक कैटेगराइजेशन है। एक, आगे झुक करके अभ्यास करने वाले, आगे झुक करके, जैसे पाद हस्तासन, आगे झुक करके अपना पैर छूते हो, सूर्य नमस्कार में ऐसा करते हैं ना आप। उसके बाद दूसरा है जिसमें कि आप पश्चिम उत्तानासन बैठ करके नाक घुटने पे सटाते हैं। ये आगे झुकने वाले अभ्यास है। बहुत सारे अभ्यास में आप आगे की ओर झुकते हैं। तो जो अभ्यास में आप आगे की ओर झुकते हैं, है ना, वो पहली कैटेगरी में आता है। दूसरी कैटेगरी में पीछे की ओर झुकने वाली, जैसे शलभ आसन, भुजंग आसन, चक्रासन, है ना, धनुरासन, ये सारे आसन हैं जिसमें आप बैक की ओर, पीछे की ओर मुड़ते हैं। और ये अभ्यास बड़ा शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करते हैं, तो बैकवर्ड बेंडिंग आपकी बहुत सारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। आपके बैक में बहुत सारे स्ट्रेस नॉट्स जमा हो जाते हैं। और जब आप, इसीलिए आप जब अंगड़ाई लेते हैं, बैक पीछे करते हैं, आप पीछे की ओर बैक मूवमेंट्स करते हैं, तो आप स्ट्रेस रिलीज करते हैं। तो बहुत सारे अभ्यास हैं
जिसमें आप धीरे धीरे पीछे की ओर सर करके, शरीर करके, या कमर को पीछे की ओर मोड़ते हुए बैक बेंडिंग करते हैं। तो पहला फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, सेकंड हो गया बैकवर्ड बेंडिंग। अच्छा, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। जो लोग इगोइस्टिक लोग हैं वो आगे की तरफ झुक करके अभ्यास नहीं कर पाते हैं। उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, वो कहेंगे नहीं नहीं हम आगे नहीं झुकेंगे। और ये मजाक नहीं है। एज ए योगा टीचर मैंने अपने यंग एज में महसूस किया था। मेरे स्टूडेंट्स जो थे उसमें जो इगोइस्टिक लोग होते थे उनका पश्चिमोत्तानासन कभी नहीं होता था, होता ही नहीं था। वो आगे झुक ही नहीं सकते, वो अकड़ के चलते हैं, अकड़ू होते हैं। उनकी बॉडी अकड़ जाती है, पीछे की ओर झुक जाती है। वो चलते भी है तो उनकी अकड़ दिखती है, उसकी चाल में उनकी अकड़ दिखती है। इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। उसी तरह जो धब्बू लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, जो जीवन के इस मुश्किलों से भागते हैं, बचते हैं, वो थोड़ा आगे की ओर झुके होते हैं। उनको बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होगा। उनसे जितना भी बैकवर्ड, उनसे फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाएगा, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होगा। और यही उपाय भी है। हठयोग यही उपाय भी बताता है। हठयोग कहता है कि ऐसे लोगों को बैकवर्ड बेंडिंग कराओ, पकड़ पकड़ के इनको बैकवर्ड बेंडिंग कराओ। इनसे जितना बैकवर्ड बेंडिंग कराओगे, ये समस्याओं से लड़ने की जो अपने अंदर क्षमता है वो विकसित करेंगे। इसलिए जब आपके बच्चे जो है, जब देखो कि ये डर के भाग जाते हैं, डरपोक होते हैं, तो उनको आप बैकवर्ड बेंडिंग कराओ। और बच्चे सबसे पहला आसन यदि कोई बच्चा करता है तो वो बैकवर्ड बेंडिंग करता है। जब बच्चा 2 महीने का होने लगता है, यानी कि बच्चा जब पलटने लगता है, पेट के बल आने लगता है, 2 महीने का बच्चा, 1-2 महीने का बच्चा, तो आप देखो भुजंगासन करता है। पहला आसन भुजंगासन होता है। आप देखना, कोई भी इंसान अपने जीवन का पहला आसन करता है, वो अपने दोनों हाथ को रख के सर के ऊपर बच्चा उठाएगा। उठाता है कि नहीं बच्चा? आपने बच्चे पाले होंगे, देखे होंगे, जो पहला आसन बच्चा करता है वो है भुजंग आसन। और वो क्यों, वो कैसे, वो साइकोलॉजिकल होता है। बच्चा अपने आप से लड़ रहा होता है, अपनी प्रकृति में अपने आप को अडॉप्ट कर रहा होता है, और उसके लिए उसको बैकवर्ड बेंडिंग जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि माताएं चटाई पर बच्चे को पेट के बल लेटा देती है। महीने का बच्चा, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का बच्चा होता है, पेट के बल लेटा देती है, धूप में लेटाती है ना, धूप में। और बच्चा क्या करता है, थोड़ा हाथ पैर फेंकता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है, उसके बाद खुद से ऊपर उठने की कोशिश करता है, सर उठाता है। दिस इज द प्रोसेस। जब वो अपने आप को, अपने शरीर को जीवन में ढालने की कोशिश करता है। तो ये कहने का मेरा मकसद ये था कि आप दूसरा कैटेगरी, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। इसके बाद आता है लेटरल बेंडिंग, यानी साइड वाइज बेंडिंग, जिसमें आप तरह तरह की स्ट्रेचिंग्स करते हो। इसके बाद आता है सर नीचे पैर, इन्वर्टेड पोस्चर्स, जिसमें सर नीचे पैर ऊपर की तरफ होता है। उसमें हार्ट का मूवमेंट, देखो हार्ट का मूवमेंट क्या होता है, जब ग्रेविटेशन नीचे की ओर पुल करती है तो ब्लड का फंक्शन होता है। लेकिन जब आप इसको विपरीत कर देते हो, यानी सर नीचे पैर ऊपर, जैसे शीर्षासन हुआ, विपरीत करनी आसन हुआ, तो हार्ट का फंक्शन बदल जाता है। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, आपके नर्वस सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। इसलिए शीर्षासन करने से आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो शीर्षासन हो गया। उसके बाद जो है बैलेंसिंग, लास्ट जो पांचवा कैटेगरी है वो है बैलेंसिंग पोस्चर्स। तो बैलेंसिंग पोस्चर्स होता है जब आप एक पैर पे खड़े हो जाते हो, शरीर को बैलेंस करते हो। वृक्षासन हो गया, है ना, गरुड़ासन हो गया, है ना, जब मयूर आसन करते हो, हंसासन करते हो। ये सब आसन क्या होता है, आप अपने शरीर को बैलेंस करते हो। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जो हठ योग ने अपनाया, हठ योग कहा कि नहीं ठीक है, डायरेक्ट मेथड सब लोग नहीं कर पाएंगे। सब लोग ऐसे ही, गुरुजी आप कहते हो आंख बंद करके शरीर को शिथिल कर दो, कायस्थैर्य में आ जाओ, नहीं होता है लोगों का शरीर स्थिर। तो क्या करोगे आप? तो आसन करो, आसन की प्रैक्टिस करो। भांति भांति का आपको 5 तरह का हमने कैटेगराइज कर दिया। फॉरवर्ड बेंडिंग करो, बैकवर्ड बेंडिंग करो, लेटरल बेंडिंग करो, इन्वर्टेड पोस्चर्स करो, और बैलेंसिंग पोस्चर करो। पांचों में से एक एक भी पकड़ लो। यदि 5 आसन रोज करो, एक फॉरवर्ड बेंडिंग, एक बैकवर्ड बेंडिंग, एक लेटरल बेंडिंग, एक इन्वर्टेड पोस्चर, और एक बैलेंसिंग पोस्चर, एक एक 5 भी कर दोगे तो धीरे धीरे आप कार्यस्थैर्य में आने लगोगे। सारे के सारे हठ ग्रंथ पढ़ लो, और अंत में जब आप सारे आसनों का एंड पढ़ोगे ना, तो क्या डेफिनेशन आएगा आसन का पता है? जो कि पतंजलि ने भी दिया,
स्थिरम सुखम आसनम। आसन का डेफिनेशन पता है पतंजलि योग सूत्र में क्या है? स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि जब आप सुखपूर्वक स्थिरता से बैठ जाते हैं। स्थिरता से बैठना ही आसन है। जब आप स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठ जाते हैं, यही आसन है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है कि सुखपूर्वक आपने गुरुजी बोल दिया कि ओके सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर एंड मेक योर स्पाइन इरेक्ट एंड मेक योर बॉडी काम एंड बिकम इन अ कायस्थेरियम। तो कायस्थेरियम इतनी जल्दी? तो हठ योगियों ने ढेर सारे सैकड़ों की संख्या में आसन को बनाया। ये सैकड़ों की संख्या में। हठ रत्नावली एक पुस्तक है जो 16वीं शताब्दी में लिखी गई, उसमें 326 अभ्यास है, आसन है। तो आप इन पुस्तकों को पढ़िए। हठ हठ प्रदीपिका है, घिरंड संहिता है, इन सब पुस्तकों को आप पढ़िए। मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ये 3 किताब मैं रेफर करता हूं, हठ हठ प्रदीपिका, घिरंड संहिता और हठ रत्नावली। ये 3 पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। इससे आपको समझ में आएगा कि आप कायोत्सर्ग कैसे कर सकते हैं। जब आप कायोत्सर्ग करने लगेंगे तो शरीर के भीतर का द्वंद्व खत्म हो जाता है। आप सभी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। केवल शरीर स्थिर नहीं होता है, बल्कि आपका मन भी द्वंद्व से दूर हो जाता है। जो आप सोचते हो ना, क्या करें क्या ना करें, ये ना करें, ऐसा हो ऐसा ना हो, सभी प्रकार के जीवन के समस्त द्वंद्व दूर हो जाते हैं। और ये मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये आपके पतंजलि योग सूत्र में है। भगवान पतंजलि ने ये बात कही है योग सूत्र में कि अगर आपकी आसन स्थिर हो गई, आपने आसन सिद्धि कायोत्सर्ग कर लिया, तो जीवन के सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को आसन का अभ्यास करना चाहिए। और आज इतना ही रहने देते हैं। आज बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को आपने सीखा है। आज आपने त्राटक सीखा है। आज आपने कायोत्सर्ग और आसन के विषय में बातें सीखी है। इन दोनों बातों को आप प्रैक्टिस में लाइए, अपने जीवन में उतारिए। कोई प्रश्न यदि है शॉर्टकट में तो मैं उत्तर दे सकता हूं, नहीं तो संडे को आप खुल के प्रश्नोत्तरी करो। वीकडेज में हम ज्यादा लंबा समय लेना नहीं चाहते हैं, कई लोग को ऑफिस जाना रहेगा, तो मैं ज्यादा समय नहीं चाहता हूं कि आपका व्यर्थ हो। पर हाँ, यदि कोई ऐसा प्रश्न है जो त्वरित आंसर किया जा सकता है, उसका मैं करूंगा। संडे के लिए आप अपने प्रश्न को बचा के रखें। अगले संडे हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, आपके सारे प्रश्नों को लेंगे। तो कोई प्रश्न नहीं है? चलो ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही। आप सब लोग का दिन बहुत बहुत शुभ हो, बहुत आनंद में और लयता में बिताएं। मेरी बातें जो यहाँ पे हम सुबह सुबह करते हैं उसको याद रखें, नोट्स बनाएं। संडे को फिर मिलते हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम और धन्यवाद गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। हम्म, हम्म। हाँ, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।